हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे शेरों, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हुआ, अब हम लोग नई सीरीज चलाएंगे जिसका नाम होगा पीरियोडिक टेबल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है और मैं आपको उसको इतने मैनर्ड वे में पढ़ाने वाला हूं कि पूरी केमिस्ट्री की जितनी भी इनऑर्गेनिक की फिजिकल प्रॉपर्टियां हैं वो सब हम यहीं लपेट देंगे। तो आप अगर इस पूरी सीरीज को खूब बेहतरीन वे में एंटरटेन करते हैं तो आप बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले पीछे जरा देखें, स्क्रीन पे लिखा हुआ है इट इज डिफिकल्ट प्रोसेस टू स्टडी द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट सेपरेटली। बिल्कुल सही बात है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो इस पृथ्वी पर लगभग 120 से 122 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, शायद उससे एक दो ज्यादा ही होंगे। बट जो एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल दिया है उसमें 118 एलिमेंट टोटल रिटन है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी इज हाउ मच 118। तो अलग अलग एक एक एलिमेंट को पढ़ना ये थोड़ा टिपिकल टास्क था, इसलिए क्लासिफिकेशन की तरफ वैज्ञानिकों ने अपना ध्यान दौड़ाया। आगे जरा देखिए, कहता है देयरफॉर एन अटेम्प्ट वाज मेड टू कीप द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। साइंटिस्ट मोजले सक्सीडेड इन दिस अटेम्प्ट एंड क्रिएटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन उसमें सफल कौन रहा बच्चों? उसमें मोजले पूरी तरह से सफल रहा। तो जो बीच के बहुत सारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे प्रयास हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों जरा देखें, लिखा होगा डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें लेवोसियर क्लासिफिकेशन था। सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला अटेम्प्ट लेवोसियर ने किया था और लेवोसियर ने बोला था कि एलिमेंट्स दो ही तरह के होते हैं। एक मेटल होता है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है और दूसरा नॉन मेटल होता है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। ये तब बात कर रहा है जब बिल्कुल भी एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का कोई भी पूरे संसार में किसी भी वैज्ञानिक ने कोई एफर्ट नहीं कर रखा था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट कहता है लेवोसियर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स सिंपली इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर द वन व्हिच हैव द टेंडेंसी टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि सोडियम है जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे कि पोटेशियम एंड मैग्नीशियम सो ऑन। और दूसरा कहता है कि नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बट बच्चों जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज हुई, साइंस डेवलप होता गया, तो पता लगा कि नहीं भाई, बात यहीं तक सीमित नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि दो ही तरह के एलिमेंट हैं, एक जो मेटल देता है और एक जो इलेक्ट्रॉन देता है जिसे हम मेटल बोलते हैं और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन लेता है जिसे हम नॉन मेटल बोलते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स इस पृथ्वी पे मौजूद हैं जिन्हें मेटलॉइड बोलते हैं, यानी जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं। तो ये उसकी कमियां थी। जैसे ड्रॉबैक को अगर हम देखें तो कहता है एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज होती गई, दिस क्लासिफिकेशन बिकम्स इनसफिशिएंट फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है। कहता है दीज आर फ्यू एलिमेंट्स व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स as well as non-metals and they are called metalloids. Lavoisier could not decided where to place the metalloids, यानी कि जो अपना क्लासिफिकेशन किया था उसमें उसके पास दो ही चीज़ों के लिए जगह थी, एक मेटल के लिए और दूसरा नॉन मेटल के लिए। तो जब मेटलॉइड आ गए जिनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है तो उसके पास उसके लिए कोई जवाब ही नहीं था। ये उसकी बहुत बड़ी कमी बनी जिसे वो जवाब न दे सका जिसके बारे में। उसके बाद बच्चों एक और अटेम्प्ट हुआ था जो फेल रहा। ये दोनों बेसिक्स हैं इसलिए मैंने सीधे इनको लिख दिया है। इसके बाद जो आएगा वहां से कॉन्सेप्ट शुरू होगा। दूसरा था बच्चों प्राउड्स हाइपोथेसिस। जो अगला प्रयास हुआ लेवोसियर के बाद वो प्राउड्स ने किया। प्राउड्स को ऐसा मिसकंसेप्शन था कि इस पृथ्वी पर जो भी कुछ मौजूद है वो हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। तो उसने बोला कि जो एटॉमिक वेट होगा वो क्या होगा, n इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, जिसे अपन क्या बोलते हैं 1 AMU। भाई किसी चीज का एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल्स टू P + n × AMU। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हाइड्रोजन में? 0, प्रोटॉन 1 होता है। तो एक हाइड्रोजन का जो एटम होता है 1 AMU के बराबर होता है। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट और मोल में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि 1 AMU जो है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर वैल्यू रखता है। तो बच्चों यहां उसने ये बोला तो उसमें भी कमियां निकली। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था कि एवरी एलिमेंट
कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं कि सब क्या सल्फर हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना है, नहीं। उसके बाद दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी कमी थी, उसको क्या लगता था कि जो एटॉमिक वेट होगा वो होल नंबर में आएगा। भाई एन क्या हो सकता है, एक डेढ़ हाइड्रोजन तो कहीं होगा नहीं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन। तो एन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन जब करेगा तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, होल नंबर आनी चाहिए। जबकि जब देखा गया तो जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना आता है, 35.5 आ जाता है। जैसे कि बात किया जाए स्ट्रोंशियम का, तो स्ट्रोंशियम का कितना आ जाता है, 87.6 आ जाता है। तो इस परमात्मा के बनाए हुई दुनिया में कुछ ऐसे भी एलिमेंट मौजूद थे जिनके एटॉमिक वेट कैसे थे, फ्रैक्शनल थे, जिनके बारे में कौन नहीं बता सका प्राउड की भाई फ्रैक्शनल क्यों आता है। तो यहां से इसका भी एटॉमिक जो एटम्स को क्लासिफाई करने की जो इसकी थियरी थी वो फेल रही। यानी कि ये दोनों लेवोसियर क्लासिफिकेशन भी पूरी तरह से मुंह का खाया और प्राउड्स हाइपोथेसिस भी पूरी तरह से मुंह का खाया। और आगे देखिए ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। हम एक थोड़ा सा ट्रिक देते हैं आपको कि बस्सी जी ऐसे सब तेरे पोएम सुनेंगे। ये नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में जो होते हैं कौन, मेटलॉइड, ये वो हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेवोसियर क्लासिफिकेशन का, तो वो किसके बारे में जानकारी नहीं प्रोवाइड कर पाया, वो प्यारे बच्चों जानकारी नहीं प्रोवाइड कर पाया नॉन मेटल्स के बारे में। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पीरियोडिक टेबल में जो अभी तक हमारे पास है उसमें कितने नॉन मेटल हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना, बस्सी से बी हो जाता है और ऐसे बना देता हूं, देखो, बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर, कहे शिवजी सुने पार्वती, OS सीमा तेरा फ़ोन नंबर। तो ज़रा देखिए ये लोग हैं जो नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ से एक लिया जाएगा और यहाँ से बच्चों ये ऐसी स्थिति है, देखिए ऐसे बस्सी बी के लिए हो जाएगा बस्सी, और इसके लिए क्या हो जाएगा SI बस्सी जी। ये बच्चों इस पेज पे हम लोग एक ट्रिक देखेंगे जिसके थ्रू हम मेटलॉइड्स को पहचान सकते हैं। और वो ट्रिक है क्या कि बस्सी जी ऐसे सब तेरे पोएम सुनेंगे। तो जरा देख लीजिए मैं इसे कैसे बना सकता हूं। देखिए, बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर, कहे शिव जी सुने पार्वती, और क्या हो जाएगा नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमारी में पी ब्लॉक लिख रहा हूं, और यहाँ क्या आ जाएगा OS सीमा तेरा फ़ोन नंबर आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर मुझे लिखना हो तो ज़रा देखिए मैं इन्हें कैसे लिख सकता हूँ। ये यहाँ से तो बोरॉन यूज़ होता है, उसके बाद ज़रा देखिए बी बस्सी, बी और SI आ गया यानी बोरॉन और सिलिकॉन, G यानी जर्मेनियम आ गया। तो देखो ये क्लियर हुआ, ये देखिए ऐसे बनता चला जाएगा रस्सा। बस्सी जी ऐसे से क्या आ गया आर्सेनिक आ गया, और उसके बाद बच्चों यहाँ से सब आ गया एंटीमनी, और तेरे TE आ गया TE, और पोएम के बाद क्या हो जाएगा पोएम यानी पोलोनियम आ गया। तो पोएम स्टैंड्स फॉर पोलोनियम, यानी कि बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरियम और पोलोनियम। ये वो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के प्यारे बच्चों जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और यही आकर के आफत बन गए किसके लिए, यही आकर के प्यारे बच्चों आफत बन गए लेवोसियर के लिए, वो इनको न समझा सका। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों के अटेम्प्ट के फेल होने के बाद आया जो कायदे का फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिसे अपन बोल सकते हैं हाँ भाई वैसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट वही थे बट मैं इन्हें कायदे का फर्स्ट अटेम्प्ट बोलता हूँ, जहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो आप यहाँ देखिए एक एक करके बातों को समझिए। डोबराइनर ट्रायड, सबसे पहले डोबराइनर ने अपना ट्रायड का कॉन्सेप्ट दिया, और डोबराइनर के ट्रायड का कॉन्सेप्ट क्या था जरा समझिएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से आपको मैं कोर नॉलेज डिलीवर करना शुरू करता हूँ, धैर्य रखिएगा। डोबराइनर ट्रायड जो किताबों में लिखा रहता है वो ये लिखा रहता है कि इफ 3 एलिमेंट्स, अगर 3 एलिमेंट को अरेंज किया जाए, इफ 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of their atomic mass, increasing order of their atomic
mass, then atomic mass of center element is the average of atomic mass of first and last element, is the average of atomic mass of first and last element, first and last एलिमेंट। बच्चों ये किताबों में लिखा रहता है, यानी कि अगर मैं 3 एलिमेंट A, B, C को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं, यानी कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो डोबराइनर ने बोला कि एटॉमिक मास ऑफ सेंटर एलिमेंट, सेंटर में कौन है प्यारे बच्चों? B है, इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, एवरेज मतलब समझ रहे हैं, औसत, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट कौन है? A, और लास्ट कौन है बच्चों? लास्ट है हमारा C, और अपॉन 2 हो गया, ये बोला। यानी कि अगर डोबराइनर ट्रायड को समझना है तो आपको सभी एलिमेंटों का क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एटॉमिक मास, जो कि एक कठिन प्रक्रिया है। सबका एटॉमिक नंबर तो मैं आपको निकालना सिखा सकता हूं, बट आई एम नॉट कैपेबल कि मैं आपको सिखा सकूं कि सबका एटॉमिक मास कैसे निकाला जा सकता है। इवन ना केवल मैं, पूरे देश का कोई टीचर कैपेबल नहीं है जो आपको सबका एटॉमिक मास निकालना सिखा दे, क्योंकि उसमें कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं ऑब्जर्व होता है, उसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं चलता है। तो प्यारे बच्चों, एटॉमिक मास को ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपको इतना बेहतर अप्रोच दे सकता हूं, मैं आपको डोबराइनर ट्रायड को पहचानने के लिए एक अपना कॉन्सेप्ट देता हूं, और जो किस पे बेस्ड होगा? एटॉमिक नंबर पे। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप जेईई या नीट का एग्जाम दे रहे हैं और सपोज करिए कि आप में से आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये नहीं पूछेगा कि आप बुक की थियरी से ले आए या आप रंजीत सर की थियरी से ले आए। यदि मेरा थियरी 100% कैपेबल है समझाने को, तो इसका मतलब कि वो बुक से किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि अब आप मेरी बात को गौरपूर्वक सुने। मैं इस किसी भी थियरी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सी बात बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर कोई 3 एलिमेंट एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और उनका एटॉमिक नंबर कितना है? Z1, Z2 और Z3, और इनमें एक ऐसा ट्रेंड हो जिसे अपन बोलते हैं डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, यानी कि पहले और दूसरे के अगर डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर क्या है? Z2 माइनस Z1 हो जाएगा। दूसरे और तीसरे में जो डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर है वो Z3 माइनस Z2 हो जाएगा। तो अगर 3 एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए और डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर सेम आ जाए, यानी कि Z3 माइनस Z2 ये बराबर होगा Z2 माइनस Z1 के, अगर ऐसा कंडीशन कहीं भी फुलफिल हो जाए प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कि A, B, C आर डोबराइनर ट्रायड। ठीक है, यानी कि जो सब लोग डोबराइनर ट्रायड पे अप्रोच लगाएंगे वो किसके बिहाफ पे लगाएंगे? एटॉमिक मास के बिहाफ पे। जो हम लोग डोबराइनर ट्रायड पे अप्रोच लगाएंगे वो किसके बिहाफ पे लगाएंगे? एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे। तो क्या ये 100% वेरीफाइड बात मैं बोल रहा हूं? हाँ, 100% वेरीफाइड बात बोल रहा हूं। तो सवाल पैदा होता है, क्यों बोल रहे हो आप? क्यों अगेंस्ट में बात कर रहे हो एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर? क्योंकि प्यारे बच्चों, मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे मैं तुम्हें 118 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना सिखा सकता हूं, और मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं जिससे मैं आपको 118 एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना सिखा सकूं। यानी कि इसके थ्रू अप्रोच करना आसान होगा। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे, इसको आप ट्रिक बना के लिख दी ना, कि इफ A, B, C are arranged in increasing order of their atomic number and the difference in the successive atomic number of these elements are same, then A, B, C are nothing but डोबराइनर ट्रायड। अब बच्चों, आपको एक बात जाननी पड़ेगी जिसे मैंने पीछे भी पढ़ा रखा है, यहां भी पढ़ा रख देता हूं, जिसे अपन बोलते हैं मैजिक नंबर। इस मैजिक नंबर की मदद से, जिसे अपन बोलते हैं मैजिक नंबर, इस मैजिक नंबर की मदद से मैं आपको सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालना सिखा सकता हूं। प्यारे बच्चों,
वो मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसे बोलते हैं हम लोग मैजिक नंबर। तो देखो बच्चों, इस पे हम लोग वर्कआउट शुरू करते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसकी खोज नहीं हुई थी तब, उसकी बात अगर मैं करूं तो उसको मैंने इस वीडियो में मैं उसका जो है लिंक भी दे दूंगा, उसको मैंने मेमोराइज करने के ट्रिक्स दे रखे हैं। तो देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले बच्चों आता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए, जैसे ह ली ना करे रब से फरियाद। अगर मैं हाइड्रोजन की बात कहूं तो इसका पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, बट इसे मैं ग्रुप 1 के साथ रख सकता हूं। देखिए उसके बाद क्या आता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ये एस ब्लॉक है। अब जरा देखिए प्यारे बच्चों, इनमें जो डिफरेंस चलता है वो कितने का डिफरेंस चलता है। देखिए ये पूरा मैजिक नंबर आप लर्न करके रखिए। इसमें 2, 8, 8, 18, 32 और इसमें किसका डिफरेंस चलेगा, ध्यान से देखना। अगर ग्रुप 1 की बात की जाए तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट हैं, तो पूरे के पूरे 6 के 6 मैजिक नंबर यूज हो गए। अब इसमें जरा देखो, एक एलिमेंट कम हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट में जब सक्सेसिव डिफरेंस निकालोगे तो 5 ही मैजिक नंबर इस्तेमाल में आएंगे। तो हमेशा आपको मैजिक नंबर को आगे से छोड़ना है। तो आगे से जब छोड़ोगे तो 2 छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 8, 8, 18, 18, 32 हो जाएगा। अब जरा देखिए, अगर प्यारे बच्चों मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चा बच्चा जानता है, 1 में 2 जोड़ दूं 3, 3 में 8 जोड़ दूं 11, 11 में 8 जोड़ दूं 19, 19 में 18 जोड़ दूं तो 37, 37 में 18 जोड़ दूं 55 और इसमें 32 जोड़ दूं तो 87। एक सेकेंड में जरा चेक कर लेता हूँ फ्रेम, नीचे तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, अकेला हूँ, हाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, अकेला ही हूँ और अकेला ही अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ी जाती है। ये समझने में मुझे 33-34 साल तो लग गए। हाँ, अपनी लड़ाई अकेले लड़ी जाती है। अगर मेरा जो है पैशन है कि मुझे अपने लेक्चर्स यूट्यूब पे डालने हैं, बच्चों तक पहुंचाने हैं, तो फिर मुझे तो अकेले ही लड़ना पड़ेगा। और अगर आपका पैशन है कि भाई मैंने जो ख्वाब देखा है वो सपनों में ही नहीं, वो हकीकत में भी सच करना है, तो आपको अपनी लड़ाई भैया अकेले लड़नी पड़ेगी। कोई आपका हेल्प नहीं करने वाला है, आपका हेल्प सिर्फ आप करेंगे, आपका डिसिप्लिन करेगा और आपका मोटिवेशन करेगा। वैसे मोटिवेशन तो बहुत क्षणिक होता है, डिसिप्लिन मेन चीज़ है। जितना हाईली डिसिप्लिन रहेंगे और वही आपका उतना मदद होता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब अगर इतनों का हमने क्या जान लिया, इन सबों का हमने एटॉमिक नंबर जान लिया, तो अब बहुत आसान है। देखो अगर तुमसे कहे कि इनमें कौन डोबराना ट्राइड है, तो ध्यान पूर्वक देखना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन और लिथियम में तो 2 का डिफरेंस है, बट लिथियम और सोडियम में 8 का डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम दे आर नॉट डोबरानर ट्राइड, क्योंकि इनके सक्सेसिव एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम नहीं है। अब अगर कोई कहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो प्यारे बच्चों जरा देखो, लिथियम और सोडियम में जो डिफरेंस है 8 का है और सोडियम और पोटेशियम में भी डिफरेंस जो है वो 8 का है। इसका मतलब कि अगर लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनके सक्सेसिव एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना है, 8 और 8 है। अगर 8 और 8 है तो तुम एकदम दहाड़ के बोल सकते हो जो सोडियम का एटॉमिक मास होगा वो इनके एवरेज के बराबर होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, 100%। जहां ये वैल्यू फिट हो जाए, यानी इनका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस इनके एटॉमिक नंबर के डिफरेंस से बराबर हो जाए, वो 100% क्या होगा, डोबराना ट्राइड होगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सोडियम पोटेशियम को देखा जाए तो 8 का डिफरेंस है, पोटेशियम रुबिडियम को देखा जाए तो 18 का डिफरेंस है, मतलब दे आर नॉट डोबराना ट्राइड। बट अगर मैं पोटेशियम रुबिडियम और रुबिडियम सीजियम को देखूं तो देखिए, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो इनमें जब आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 18 का डिफरेंस है बच्चों, और जब इसके नीचे आओगे तो यहाँ भी 18 का डिफरेंस है। अगर 18 का डिफरेंस है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ डोबराना ट्राइड एंड इट इज ऑल्सो अ डोबराना ट्राइड। आगे चलते हैं, इसी तरह से हम इधर भी देख लेंगे। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम में 8 का डिफरेंस है, मैग्नीशियम कैल्शियम में भी 8 का डिफरेंस है। यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस अगर 8 और 8 का है
तो आप बिल्कुल दहाड़ के बोलो कि दे आर नथिंग बट डोबराना ट्राइड। अगर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की बात की जाए, किसकी, देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसमें भी जो डिफरेंस है वो 18 का है। तो अगर सक्सेसिव एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम आ गया तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दे आर नथिंग बट डोबराना ट्राइड। देखो अब तुमने एटॉमिक नंबर से तो धड़ाधड़ इनको पकड़ दिया। प्यारे बच्चों, अगर क्या आपको इसका एटॉमिक मास कैल्शियम का मालूम होगा 40 है, बेरियम का तो मुझे भी नहीं याद है कितना है, फिर स्ट्रोंशियम का इन दोनों का एवरेज करोगे। अब जब एटॉमिक मास याद ही नहीं होगा तो कैसे तुम उसका एवरेज निकालोगे। एटॉमिक नंबर तो तुम्हें मैं याद करा सकता हूँ और मैं पूरी थियरी पलट सकता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपसे लाइक और कमेंट की भी उम्मीद कर सकता हूँ, सजेशन का भी, शेयर का भी उम्मीद कर सकता हूँ। प्यारे बच्चों देखो पूरी थियरी पलट के दिखा दूंगा, आप तो बस मुझे सुनते रहो। देखो मैंने जो अप्रोच किया वो कोई नॉर्मल तरीके से नहीं किया, बुक के अगेंस्ट जाके मैंने अप्रोच किया। मैंने जो डोबराना ट्राइड पहचाना वो ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, एस ब्लॉक अगर खत्म हो गया बच्चों तो उसके बाद बीच में डी ब्लॉक आता है। मैं लिख डालता हूं, देखिए साइंस टीचर विनीता किरमानी। फिर से बोल देता हूं, इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा जिसमें कैसे इसको मेमोराइज किया जाता है ये सारी बातें बता दूंगा आपको। साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन फे को ना और कॉपर जिंक, मैं तो ऐसे याद रखता। उसके बाद क्या जाएगा जरा देखिए, यारी जरा निभा और मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, उसके बाद आ जाएगा ला हफ्ता वरना रे, OS इरफान पठान और होगार्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से, एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। ये हो गया पूरा डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में ध्यान से देखना, जब पीरियोडिक टेबल खोल के बैठोगे बगल में पढ़ते वक्त, तो ये 21 होगा तो ये 22 होगा, दिस इज 21 एंड दिस इज 22। ये 39 होगा तो दिस वन इज 40, बट ये 57 होगा तो दिस इज नॉट, ये 50 अगर 6 होगा तो दिस इज नॉट 57, ये सीधे हो जाएगा कितना, 72 हो जाएगा। हाँ ये एक सेकेंड, ये 57 होगा तो ये 58 ना हो करके सीधे कितना हो जाएगा, 72, और ये 89 है तो ये 90 ना होकर सीधे कितना हो जाएगा, 104। प्यारे बच्चों, लैंथेनम के बाद F ब्लॉक शुरू होता है और एक्टिनियम के बाद भी F ब्लॉक शुरू होता है। लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट आते हैं उन्हें लैंथेनॉइड बोला जाता है, एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं उन्हें एक्टिनाइड बोला जाता है। अगर मैं उनको यहाँ रख दूं तो पीरियोडिक टेबल की ये दो लाइनें बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी और पीरियोडिक टेबल की सिमेट्रिसिटी और सुंदरता दोनों बर्बाद हो जाएगी, इसलिए यहाँ ना रख करके उनको नीचे रखा गया है। प्यारे बच्चों, अब जरा देखो इसमें जो डिफरेंस चलता है ना, ये ग्रुप नंबर 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये ग्रुप नंबर 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। प्यारे बच्चों, जो ग्रुप 3 में डिफरेंस चलता है वो चलता है 18, 18, 32, बट जो बाकियों में डिफरेंस चलता है वो 18, 32, 32 चलता है, क्योंकि फिर लैंथेनॉइड्स के बाद जो 14 एलिमेंट है वो आ चुके हैं ना, तो इसमें ग्रुप 3 का डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, ध्यान रखना, 18, 18, 32, और बाकी ग्रुप 4 से लेकर के ग्रुप 12 तक क्या रहेगा, 18, 32, 32 रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम सबका एटॉमिक नंबर जान सकते हैं। अगर हमें देखो 21, 22, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो जाएगा, ठीक है, 30। अब इसमें आप जोड़ते चलो, अगर जरा देखो इसमें 21 में 18 जोड़ोगे 39, और इसमें 18 जोड़ोगे तो 57 ही आएगा, 9 यहाँ, ठीक है, और इसमें 32 जोड़ोगे तो 89 आएगा। क्लियर बात है। अब जरा देखो बाकियों में 18 चलाना है आपको, 18, 32 चलाना है। तो जरा देखो 22 में 18 जोड़े तो 40 आ गया,
40 में तो 72 आ गया, 72 में हो तो 104 आ जाएगा। इसी तरह से आप सब में जोड़ते जाएंगे तो सब का एटॉमिक नंबर आता चला जाएगा। लास्ट में अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 18, 32, 32 लास्ट का मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी बीच वाले का मैं उम्मीद करूँगा कि आप खुद लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। सब में क्या करना है 18, 32, 32, सब में यही करना है 18, 32, 32, सबका यही 18, 32, 32, इसमें भी यही करना है 18, 32, 32, इसमें भी यही करना है 18, 32, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इसका देख लूँ तो जिंक में 18 जोड़ दोगे तो 30 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसमें 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा। और इसमें अगर 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 80 में 112 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबका एटॉमिक नंबर जान सकते हैं। अब जरा देखो, मान लीजिए कि आपसे कहता है कि Mn और Tc और Re और BH, इनमें आपसे कहता है डो बेरानर ट्रायड पहचानो। आप समझ गए। अब इसके लिए आपको याद भी होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और ये ग्रुप 3 नहीं है, इसलिए इसमें चलेगा 18, 32, 32। तो अगर वो कहता है Mn Tc Re, तो जरा देखिए इसमें तो 18, 32 यानी सक्सेसिव एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम नहीं है। एक जगह 18 आ रहा है तो दूसरी जगह पे 32 आ रहा है। बट अगर बच्चों इसको पूछ ले वो Tc Re और BH, तो जरा देखिए अब आपको एटॉमिक मास याद है क्या? कैसे जानोगे कि Re चेक करना पड़ेगा ना, Tc और BH का एटॉमिक मास आप खुद से पूछो, याद है? नहीं याद है। यानी अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़े कि ये डो बेरानर ट्रायड है कि नहीं तो बुद्धि फेल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक मास लर्न करने का कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी बात को समझे रहोगे तो देखो इनमें डिफरेंस कितने का है 32 का, इनमें भी डिफरेंस कितने का है 32 का। जैसे इनमें डिफरेंस 32 का आया तो प्यारे बच्चों ये डिफरेंस हमें कहाँ खींच के ले जा रहा है? ये डिफरेंस हमें खींच के ले जा रहा है इस बात की तरफ कि यस दे आर डो बेरानर ट्रायड। इसी तरह से इनमें से कोई भी 3 पेयर उठाए और आपसे पूछे कि क्या ये डो बेरानर ट्रायड हैं या नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उनका एटॉमिक मास तो हम नहीं याद रख सकते, इसलिए हम उनके सक्सेसिव एटॉमिक नंबर का डिफरेंस चेक करेंगे। अगर वो सेम होगा तो हम उनको डो बेरानर ट्रायड बोलेंगे, अगर सेम नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। प्यारे बच्चों जब इतना सुन लियो हो तो पी ब्लॉक भी सुन लो यार। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जरा देखो क्या आता है, बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर, और क्या आता है, कहे शिवजी सुने पार्वती, और क्या आता है, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। उसके बाद क्या आएगा, ओ एस सीमा तेरा फोन नंबर। उसके बाद क्या आएगा, फिर कल बाहर आई आरती, और फिर उसके बाद क्या आएगा, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। ये हमारा पूरा पी ब्लॉक है। बच्चों ध्यान रखना, बिना घबराए आपको काम करना है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कम यूज होगा, कौन, हमारा मैजिक नंबर, और सामने से हमें छोड़ना है। तो देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और ये कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हैं कितने जो है जरा देखें 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी हमें 4 मैजिक नंबर लगेंगे। तो 4 लगेंगे तो 2 छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला था किधर से छोड़ोगे, सामने से छोड़ोगे। तो यानी यहाँ क्या डिफरेंस चलेगा बच्चों, क्या बचा जरा बताओ, 8 और क्या बचा 18 और क्या बचा 18 और यहाँ क्या हो जाएगा 32। इसी तरह से सब में आप कर सकते हैं। इसमें भी क्या डिफरेंस चलेगा 8, 18, 18, 32। इसमें भी क्या डिफरेंस चलेगा 8, 18, 18, 32। इसमें भी क्या डिफरेंस चलेगा 8, 18, 18, 32। इसमें भी क्या डिफरेंस चलेगा 8, 18, 18, 32। यहाँ जरा होश में आ जाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। अगर 6 एलिमेंट हैं तो 5 यूज होंगे। यानी कि जरा देखें ये यहाँ से 5 मतलब एक छोड़ना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो जाएगा 8, 8, 18, 18, 32। इससे हम सबका क्या निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर। कैसे, देखो बोरा ये 10, 15, 20 तक तो सबको याद ही रहता है, वो भी नहीं याद है तो नहीं निकाल पाओगे, फिर कुछ नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9
और इसका कितना है 10। ठीक है, अब जरा करते जाओ, 5 जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 13, 18 जोड़ोगे तो 31, और इसमें 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 49, और 9 2 11, 4 3 7 1 8 81। ये देख लीजिए 5 13 31 49 81, ये सबके क्या है एटॉमिक नंबर। ऐसे भी यहाँ कर सकते हो, इसमें 6 जोड़ोगे तो ये 14 हो जाएगा, इसमें 18 जोड़ोगे ये 32 हो जाएगा, ये इसमें 18 जोड़ोगे 50 हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा, इसमें 15 हो जाएगा, और ये 33, ये 51, ये 83, और इसी तरह से चलता चला जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 16, ये 34, ये 52, और ये 84, और ये क्या हो जाएगा ये 17, और ये 35, और ये 53, और ये कितना हो जाएगा 85 एंड सो ऑन। इसमें आ जाओ तो ये 10, ये 2 होता है 10, 18, 36, 54, और इसमें 32 जोड़ोगे तो 4 2 6 86 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हमने पूरे पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर निकाल डाला। अब कुछ भी पूछ ले, जैसे तुमसे पूछे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो देखो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनमें जरा देखो, फॉस्फोरस आर्सेनिक में भी 18 का डिफरेंस है, आर्सेनिक एंटीमनी में भी 18 का डिफरेंस है, तो सक्सेसिव एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है, इसलिए हम इनको किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, डोब्रानर ट्रायड के कैटेगरी में रख सकते हैं। मींस मैं मेरे प्यारे सरकारों, मेरे दिल के टुकड़ों, ये सब के सब, ये तीन के तीनों, ये क्या है, ये डोब्रानर ट्रायड है। ऐसे पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी उठा ले, बस हाँ ध्यान रखना, दे शुड नॉट बिलोंग्स टू सेम पीरियड, दे शुड बिलोंग्स टू ग्रुप। अगर कोई कह दे ऐसे कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनमें भी तो कितने का डिफरेंस है, 6 में से 5 गया 1, और इसमें कितने का डिफरेंस है 7 में से 6 गया तो 1, तो जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है कार्बन और बोरॉन में वही तो है नाइट्रोजन और कार्बन में, तब तो इनको डोब्रानर ट्रायड हो जाना चाहिए। नहीं, तो लिमिटेशन में पहला पॉइंट यही आप नोट करके लिखिएगा, मेरा ट्रिक है, मेरा लिमिटेशन है क्या, कि एलिमेंट शुड नॉट बिलोंग्स टू पीरियड, दे शुड बिलोंग्स टू ग्रुप। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। और मेरे प्यारे सरकारों, बिना समय गवाए आगे चल देते हैं और बहुत सारी आपको बातें सिखाते हैं। जैसे बच्चों, मान लीजिए कि हमसे कुछ क्वेश्चन देता है, और वो क्वेश्चन कहाँ गया भाई, वो क्वेश्चन मान लीजिए, या क्वेश्चन है तो एक सेकंड रुकना, कुछ भी बना दे, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, चाहे जहां से पूछे। एक मिनट रुकना, है, चलो पूरा पढ़ा लेते हैं फिर करते हैं, सीधे नहीं घुसते। यार मेंडलीफ के बाद है क्या, हाँ ठीक है, चलो डोब्रानर ट्रायड उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा। मेरा जो अप्रोच का तरीका था थोड़ा सा डिफरेंट था, और बड़ी मेहनत से सीखी गई बातें हैं प्यारे बच्चों, आप उसको खूब अच्छे से आत्मसात करिए, आपका वो स्ट्रेंथ बनेगा। आगे चलें, अगर हम बात करते हैं किसका, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल का, तो इस पे घुसने से पहले हम उधर आ जाते हैं कि ये फेल कहाँ कहाँ हुआ। तो आपने खुद ही देख लिया कि डोब्रानर ट्रायड हर जगह नहीं एप्लीकेबल होता। क्या सारे एलिमेंट डोब्रानर ट्रायड है? नहीं, ये देख लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम यही नहीं है। तो यानी कि नेचर में जब साइंस डेवलप होता गया तो ऐसे बहुत ट्रायड बनते गए जिसमें डोब्रानर के द्वारा कही गई बात सच नहीं निकली। कौन सी वाली? कि सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और लास्ट वाले का क्या होगा, एवरेज के बराबर। तो बस सीधी बात है कि डोब्रानर ट्रायड इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीटली फेल्ड। अब उसके बाद आता है प्यारे बच्चों कौन, न्यूलैंड। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ने बोला कि हर 8वां एलिमेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में अपने पहले एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी दिखाता है अगर उन्हें हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, डेफिनेशन लिख लीजिए कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास देन एवरी 8th एलिमेंट resembles in physical and chemical property with the first element. If elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, then every, लिख लीजिए, मैं आराम से बोल रहा हूं, then every 8th element resembles in physical and chemical property with the first element in the similar way as the notes of sound. जैसे संगीत की ध्वनियां रिसेंबलनेस दिखाती हैं। तो जरा देखिए, मैं उसको आपको समझा देता हूं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस वक्त इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी बच्चों। जब ये बात कौन बोल रहा था? न्यूलैंड बोल रहा था। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद क्या आ जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद जो है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, अब उसने इतने की तो खोज कर रखी थी। अब जरा देखो, अगर इसे मैं पहला एलिमेंट बोलूं तो इसको पहला बोलोगे, जरा देखो 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां हो जाएगा। इसको पहला बोलोगे, जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां हो जाएगा। इसी तरह से इसे पहला बोलोगे तो ये 8वां हो जाएगा, 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 इसे पहला बोलोगे तो ये 8वां हो जाएगा। और हमें मालूम है, और अगर इसे पहला बोलोगे तो ये 8वां हो जाएगा, इसे पहला बोलोगे तो ये 8वां हो जाएगा। और हमको ये बात मालूम है कि सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने देखा कि ये दोनों की प्रॉपर्टियां लगभग सेम ही होती है। जैसे लिथियम की बात की जाए तो लिथियम भी LiCl बनाता है और सोडियम में भी NaCl बनता है। अगर आप बेरिलियम मैग्नीशियम की बात करें तो बेरिलियम Cl2 बनाता है, मैग्नीशियम भी Cl2 बनाता है। हाँ, ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसकी भी टेंडेंसी 1 इलेक्ट्रॉन देने की, इसकी भी 1, इसकी 2 तो इसकी 2। यानी बिल्कुल सही बात है, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या दिखा रहा था? सिमिलैरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। लेकिन इतना वो बोले ही थे कि उसी बीच किसकी खोज हो गई? उसी बीच खोज हो गई इनर्ट गैस की। अब जैसे इनर्ट गैस आया देखो, तो इनर्ट गैस की पोजीशन क्या हो जाएगी? देखिए हमारे पास क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद नियॉन आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और उसके बाद क्या आ जाएगा? आर्गॉन आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या आएगा बच्चों? पोटेशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब जरा देखो, जैसे ही इनर्ट गैस की खोज हुई, जरा गौर पूर्वक देखना, पूरी थियरी की बैंड बज गई भाई। कैसे? अब अगर तुम इसको फर्स्ट बोलोगे तो नाउ दिस वन इज द 9th एलिमेंट। देखो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब जरा देखो, इनमें कोई सिमिलरिटी ही नहीं है। लिथियम हाईली रिएक्टिव है और ये इनर्ट है। अब उसका जो स्टेटमेंट था कि एवरी 8th एलिमेंट shows resemblance in the physical and chemical property with the first element, वो तो अब बर्बाद हो गया बेचारा। नहीं, अब तो 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बिल्कुल कोई रिसेम्बलेंस नहीं दिखा रहा था। यानी कि इनर्ट गैस की खोज होते ही जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या? कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन एवरी 8th एलिमेंट शोज सिमिलरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये बात पूरी तरह से गलत साबित हुई और इनर्ट गैस की खोज ने न्यूलैंड को पूरी तरह से हिला के रख दिया। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रियल ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, तो आप उसका जवाब देंगे क्या? कि आप उसका जवाब देंगे किसकी खोज? आप उसका जवाब देंगे कि जो डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस थी उसने पूरी तरह से खत्म किया किसको? न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को। उम्मीद करता हूं बच्चों कितना आपको समझ में आया होगा। फिर तीसरा प्रयास जो किया गया वो लॉदरमेयर के द्वारा किया गया। इसे बोलते हैं लॉदरमेयर कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। लॉदरमेयर ने क्या किया? एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा। देखिए होता क्या है, केमिस्ट्री थोड़ा मेमोराइजेशन बेस्ड भी वर्कआउट करवाती है। और आप चाहे देख लीजिए, चाहे जेई हो और नीट वाले तो बहुत साफ साफ सुन लें, और इवन जेई मेंस वाले भी, बहुत हद तक आप अगर चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाते हैं तो इंस्टेंट जो रिप्लाई है वो नहीं आता है। और जब इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आता तो एग्जाम में हमेशा समय लगता है। मैं समझने को ज़्यादा जोर देता हूँ, चीज़ों को पहले कॉन्सेप्चुअली तोड़ा जाए, उसके बाद वो मेमोराइज भी होनी चाहिए। वही एक अच्छा टीचर है जिसे सब कुछ याद हो, और वही एक अच्छा बच्चा है जिसे सब कुछ याद हो जो क्लास में कराया गया। जिसे याद नहीं है, आपको समझ में आ गया, भाई किसी काम का नहीं है। मैं बिल्कुल भी उससे कोई मतलब नहीं रखता। अगर आप समझ गए हैं क्या कर पाएंगे?
आपको मेन मौके पे याद ही नहीं आएगा, और मेन मौके पे याद नहीं आएगा तो 2-2 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे, लास्ट में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट रह जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से इधर जेई वालों को, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से उधर नीट वालों को, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में हमेशा समय कम पड़ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सजेशन को बहुत प्रॉपर लो, क्या कि आपको चीज़ों को लर्न करना है और याद रखने का एक ही तरीका है, आप उसमें डूबे रहो 24 घंटे। देखो पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा कि लोदर-मेयर कर्व किसके किसके बीच में खींचा गया। तो लोदर-मेयर कर्व इज ड्रॉन बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम and it is plotted at y-axis and atomic weight या atomic mass it is plotted at x-axis। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि टॉप पे कौन है, लोदर-मेयर कर्व में टॉप पोजीशन किसने ऑक्युपाई कर रखा है। देखिए कर्व के टॉप पे कौन है, यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम, यहाँ पोटेशियम, यहाँ रुबिडियम, यहाँ सीजियम, यानी कि टॉप ऑफ द कर्व इज ऑक्युपाइड बाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, टॉप ऑफ द कर्व is occupied by alkali metal, कर्व के टॉप पे कौन मौजूद है, एल्कली मेटल। कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देख लीजिए ये लोग टॉप पे मौजूद हैं। अब बच्चों इसी में तीसरा क्वेश्चन भी बनता है कि असेंडिंग आर्म्स पे कौन है। असेंडिंग आर्म मतलब समझते, देखिए एक लाइन ऐसे जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ऊपर चढ़ने को बोलते हैं असेंडिंग। तो असेंडिंग आर्म्स ये है, देखिए ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और डिसेंडिंग आर्म्स ये है, ये लाइन देखिए ये ऐसे ऊपर गई, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग आर्म्स उसको बोलते हैं। तो तीसरा पूछेगा कि असेंडिंग आर्म्स पे कौन मौजूद है। असेंडिंग आर्म्स इज ऑक्युपाइड बाई द पोजिशन ऑफ which elements are present at the ascending arms। तो चढ़ने वाले आर्म्स पे कौन मौजूद है, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम बोलेंगे हैलोजन, हैलोजन। कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम चौथा पॉइंट बोलेंगे और बोलेंगे डिसेंडिंग आर्म्स पे कौन मौजूद है प्यारे बच्चों। तो डिसेंडिंग आर्म्स पे जरा गौर पूर्वक देखिएगा कौन है प्यारे बच्चों। इधर देखो नीचे जो लाइन आ रही है उस पर देखो बेरिलियम है, कलर चेंज कर देता और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। बेरिलियम मौजूद है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम मौजूद है। इन्हें हम एल्कली अर्थ मेटल भी बोलते हैं, बट ध्यान रहे आगे जो बोलने वाला हूं, एल्कली अर्थ मेटल, इन्हें हम एल्कली अर्थ मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों ये जो बेरिलियम है ना, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ग्रुप 2 के सभी एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। जो बेरिलियम है ना, ये ग्रुप 2 का तो है, बट ये एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, क्योंकि हम एल्कलाइन अर्थ मेटल उन्हें ही बोलते हैं जो अर्थ क्रस्ट में मौजूद हो। बेरिलियम अर्थ क्रस्ट में नहीं मौजूद होता है, सॉरी, इसलिए हम इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोल सकते। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जरूर इसको आप ध्यान रखें। ये 4 पॉइंट हैं जो इस कर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक 5वां पॉइंट भी है, ये जो बेस देख रहे हैं आप, यानी कि बॉटम, तो इस पे कौन मौजूद है, इस पे ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इस कर्व में नहीं दिखाया गया है, बट जानते रहिएगा कि जो बॉटम है उस पर कौन मौजूद रहता है, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। यानी कि बॉटम ऑफ द कर्व, बॉटम ऑफ द कर्व इज ऑक्युपाइड बाई ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल। बॉटम को किसने ऑक्युपाई कर रखा है प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन मेटल ने, और किसने, इनर ट्रांजिशन मेटल ने। ये इतने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसके, लोदर-मेयर कर्व के। अब इसकी कमियां क्या रही, बहुत सारी कमियां रही। देखिए आप ही बताओ कि किसी कर्व पर 118 एलिमेंट का पोजीशन याद रख पाना अपने में, मतलब आज 118 खोजे गए हैं, अगर इसको वो एक्सपैंड करता, कर्व को आड़ा टेढ़ा बनाता, और कर्व इतना सुंदर नहीं होता। ये तो मैंने एक ओवरव्यू दे रखा है, कर्व उसका बड़ा ऐसा आड़ा टेढ़ा रहता है। तो 118 एलिमेंट का पोजीशन किसी कर्व पे याद रखना, ये क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि नहीं है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका था, क्या था,
लिख देना आप चाहे तो, इट इज वेरी हार्ड टू मेमोराइज द पोजीशन ऑफ 118 एलिमेंट्स, या इट इज़ वेरी, एलिमेंट्स के नंबर को आप स्पेसिफाई मत करिए क्योंकि उस समय 118 की तो खोज हुई नहीं थी, तो ऐसे लिख दीजिए, इट इज़ हार्ड टू मेमोराइज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन एनी कर्व। बिल्कुल सही बात है, इतने सारे एलिमेंट का किसी कर्व पर पोजीशन याद रखना अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है। प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात आप समझ चुके हैं तो मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, जैसे कि तो बात करेंगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। काफ़ी मेहनत से भरा हुआ एफर्ट था मेंडलीव जी का। ये एनसीईआरटी वाली पीरियोडिक टेबल है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसे आपको एक एक करके समझना है। पीरियोडिक टेबल इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ये हमारे किसी बहुत खास काम आने वाला है। जितनी चीज़ें हमारे काम आने वाली है उसको हम बहुत मैनर्ड वे में एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इसके क्लासिफिकेशन का जो आधार है, जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इज एटॉमिक मास। उसने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, इसको जरूर लिख लीजिए कहीं पर, फिजिकल, कहीं पर बोले तो नोट्स में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। फिजिकल एंड chemical property of elements are the periodic function of their atomic mass। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों इतनी बातें हो गई हैं तो अब हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुल जो वर्टिकल लाइन है उनको हम लोग पीरियड बोलेंगे, और अब हम बच्चों आगे की तरफ चलेंगे और पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को। मेंडलीव ने बहुत ही जबरदस्त एफर्ट किया क्या, क्लासिफिकेशन के बारे में, और काफी मेहनत भरा एफर्ट था। इन्होंने अराउंड 63 एलिमेंट को क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या था। इन्होंने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जरूर लिख लें इसको कहीं, मैं एक बार रिपीट करता हूं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक फिक्स एटॉमिक मास का रिपीटिशन होने के बाद सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए कि एक फिक्स गैप के बाद एर्गॉन आ गया, फिर एक फिक्स गैप के बाद क्रिप्टॉन आ गया, फिर एक फिक्स गैप के बाद जीनॉन आ गया। तो हीलियम, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टियां सेम होती हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टियां भी जो है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। बहुत जबरदस्त एफर्ट था मेंडलीव जी का। इन्होंने लगभग 63 एलिमेंट को क्लासिफाई किया और इनके क्लासिफिकेशन का भी बेस था एटॉमिक मास। इन्होंने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जरूर कहीं नोट कर लें। इन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक function of their atomic mass। हेलो बच्चों, आज बच्चों अब हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। इन्होंने बहुत ही जबरदस्त एफर्ट किया। इन्होंने हमें समझाया, 63 एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की। जब साइंस इतना डेवलप नहीं था तब की बात कर रहा, इनका साइंस में हमेशा नाम अमर रहेगा। इन्होंने दुनिया को समझाया कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जरूर इसको नोट कर लें, हेडिंग डाल के सबसे पहले यही लिखिए कि
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब जरा बच्चों देखना ध्यान पूर्वक और बात को समझने की कोशिश करना कि कैसे इसको हम समझें कि हमारा नीट और जेई का काम बहुत जबरदस्त तरीके से निपट जाए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो देखिए इसमें जितने ऐसे ये यानी कि वर्टिकल लाइंस जितनी मौजूद हैं इनको काउंट कर लोगे अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ध्यान से देखें, लेकिन ये जो जीरो ग्रुप है ना ये बाद में ऐड हुआ, तो इसलिए हम इसे काउंट न करते हुए बाकियों को जब काउंट करेंगे तो हम पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कुल 8 लाइन हैं। तो प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले बोलेंगे कि पहला पॉइंट बोलेंगे कि 8 vertical lines are present, 8 vertical lines are present and known as कॉलम। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो जरा देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी मौजूद है। देखिए एक तो ये मौजूद है, कलर चेंज कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो देखिए एक तो लाइन ऐसे मौजूद है, ये 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। बच्चों इसे दूसरे पॉइंट में ऐड कर देता कि 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर प्रेजेंट इन मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल, और इनको क्या बोलते हैं? एंड दे आर नोन एज पीरियड। इनको बच्चों हम लोग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे और काम करेंगे। अगर इतनी बात आप देख लेते हैं तो आगे गौरपूर्वक देखिएगा। टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है बच्चों? 63। तो ये भी हम प्रॉपर्टी में ही चलो लिख देते हैं कि टोटल 63 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है थोड़ा इनकम्प्लीट है एनसीईआरटी वाला। एक्चुअल जो बात है वो थोड़ी सी इससे अलग है। जैसे सभी जो ग्रुप्स हैं इनको रोमन डिजिट में देखिए लिखा हुआ है, बट अगेन दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 सब ग्रुप। इसमें देखो लिखा नहीं है बट काम वही किया है। देखो जैसे अगर मैं सेकंड को बोलूं और इसको 2 सब ग्रुप में क्लासिफाई कर दूं, सेकंड ए और सेकंड बी, तो आप पाएंगे देखिए ये सारे सेकंड ए के नीचे लिखे हैं और देखिए ये मैग्नीशियम जिंक ये सब सेकंड बी के नीचे लिखा है। तो प्यारे बच्चों इसमें सभी ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है एक्सेप्ट ऑफ ग्रुप नंबर 7। ये ग्रुप नंबर 7 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ग्रुप नंबर 8। तो प्यारे बच्चों हम 4th पॉइंट इसमें पढ़ेंगे कि ऑल ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप ए एंड बी एक्सेप्ट ऑफ ग्रुप नंबर 8, यानी कि ऑल ग्रुप्स आर divided into 2 subgroups A and B। और जहां भी पीरियोडिक टेबल में तुम्हें A दिख जाए तो समझ लेना ये नॉर्मल एलिमेंट के लिए लिखा होगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नॉर्मल एलिमेंट है यानी S और P। और जब B दिख जाए तो समझ लेना ट्रांजिशन एलिमेंट का सफिक्स होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें ए और बी का भी इस्तेमाल होगा। तो प्यारे बच्चों इतनी बात अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे फर्स्ट है तो इसे 2 सब ग्रुप में बांटा गया है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। जैसे सेकंड है तो इसे भी 2 सब ग्रुप में बांटा गया है, सेकंड ए और सेकंड बी। इसी तरह से हम लोग थोड़ा आगे की तरफ चलते चलेंगे और बातों को समझते चलेंगे जाते जाते। लेकिन जो ग्रुप 8 है ना बच्चों, इसे 2 सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया है। तो अपने में ही एक क्वेश्चन है कि which of the following group of Mendeleev's periodic table is not divided into 2 subgroup। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर 8 is that group which is not divided into 2 subgroup A and B। अगर इतनी बात हो गई तो हम ये भी बताना चाहते हैं आपको कि टोटल अगर आप गौर पूर्वक देखेंगे तो 3 3 6
और 3 9, 9 की बात करें यानी 9 एलिमेंट टोटल हैं। ये देखिए ये 3 और ये 3, 9 एलिमेंट हैं जो ग्रुप नंबर 8 में मौजूद हैं। तो ये भी आप याद रखें ध्यानपूर्वक कि टोटल 9 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बच्चों अगर इतनी बातें हो गई तो अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं, इनके मेरिट्स को डिस्कस करता हूं। जब इनके मेरिट्स को डिस्कस करूंगा तो सबसे पहला मेरिट इनका है भाई कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। थोड़ा मोड़ा नहीं, बेचारे ने 63 एलिमेंट्स पे काम किया। इससे पहले किसी और ने इतना बेहतर काम नहीं कर रखा था। हालांकि इनका बेस गलत हो रहा था। सभी लोग हमेशा जो सोच रहे थे वो ये सोच रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट एक्चुअली बाद में ये पता लगता है कि ये बात गलत है, बेस ही गलत था। एक्चुअली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मासेस। यहाँ से बात चेंज हो जाती है, बट अभी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके एफर्ट को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इनसे एक छोटी सी गलती हो जा रही थी, ये क्लासिफिकेशन का आधार क्या मान ले रहे थे, एटॉमिक मास, बस इतनी गलती हो रही थी। बाकी इनके एफर्ट को नहीं नकारा जा सकता, साइंस में ये हमेशा अमर रहेंगे। प्यारे बच्चों, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स में इन्होंने थोड़े मोड़े नहीं 63 एलिमेंट को क्लासीफाई करने की कोशिश की, इसलिए ये भी इनके मेरिट्स का भी पार्ट है। वैकेंट स्पेस ऑफ न्यू एलिमेंट, उन्होंने ये महसूस किया कि भविष्य में कुछ और एलिमेंट्स भी खोजे जा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने खाली जगह दी और उसका नाम लिखा उन्होंने। जैसे कि अपन एल्यूमिनियम है, जैसे कहीं लिखा है ईका एल्यूमिनियम, तो स्पेस दिया उन्होंने। बाद में उसकी खोज हुई तो उसे क्या बोला गया, ईका एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है, गैलियम, उसे गैलियम बोला गया। और जैसे ईका सिलिकॉन नाम से उन्होंने स्पेस दिया, बाद में उस एलिमेंट की खोज हुई और उसे क्या बोला गया, जर्मेनियम बोला गया। प्यारे बच्चों, उन्होंने इतना ही नहीं, ईका बोरॉन नाम से स्पेस दिया, बाद में उसका खोज हुआ और पता लगा कि वो कुछ और नहीं, स्कैंडियम निकला। यहीं नहीं रुके, उन्होंने ईका मैग्नीज नाम से भी स्पेस दिया और बाद में पता लगा कि वो कुछ और नहीं, टेक्नीशियम है। यानी कि भविष्य में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जो मैं जानता हूँ वही सत्य नहीं है, साइंस डेवलप होगा, कुछ और एलिमेंट्स भी खोजे जाएंगे और जो और एलिमेंट खोजे जाएंगे उनके लिए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या रखी, जगह रखी। अब सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ईका एल्यूमिनियम इज, तो मेमोराइज होना चाहिए, गैलियम। ईका सिलिकॉन इज जर्मेनियम, ये GE है। और ईका बोरॉन इज स्कैंडियम, ईका मैग्नीज इज टेक्नीशियम। ये दोनों तो ठीक इसके नीचे वाले हैं, बट ये दोनों ठीक इसके नीचे वाले, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो याद रखता है, लेकिन ये थोड़ा याद रखने में क्या हो जाती है, समस्या। ये सबको याद रहता है, ये दोनों आपको क्या रखना पड़ेगा, मेमोराइज करके रखना पड़ेगा कि भाई इसको भूलना नहीं। कहीं पूछता है अगर कि ईका बोरॉन, तो आप फट से जवाब दे देना क्या, स्कैंडियम। कहीं पूछता है ईका मैग्नीज, आप फट से जवाब दे देना क्या, टेक्नीशियम। प्यारे बच्चों, तीसरी बात, उसने एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट किया। ये इतने एलिमेंट हैं, इनके एटॉमिक मासेस को भी उसने करेक्ट करके दिखाया। जैसे पहले इसका वैलेंसी फैक्टर 3 आता था और इक्विवेलेंट वेट 4.5, तो जब आप 3 को 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, एक तरह 13.5 आ जाएगा। अब 13.5 की कोई जगह ही नहीं थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, तो उसने पता लगाया कि नहीं भाई इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, जब मतलब करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास की, हाँ ठीक है, इसका इक्विवेलेंट इसका एन फैक्टर 2 होता है, तो पता लगा 9 के लिए उसके पास 9 एटॉमिक मास के लिए परफेक्ट प्लेस था। यानी कि इतने एलिमेंट थे जिनके उसने एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया। अब भाई ये देखो क्वेश्चन हो गया, ये पूछ लेगा आपसे, जैसे ऐसे देखो एक गंदा क्वेश्चन, मान लो नीट दे रहे हो, जेईई मेंस दे रहे हो, पूछ लिया कि which of the following pairs atomic mass is corrected by Mendeleev। अब वहाँ तुम कितने भी तेज हो भाई, कितना भी तुम्हारा मैथमेटिकल अप्रोच साउंड हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल अप्रोच हो, वहाँ कैसे कर पाओगे अगर ये तुमको याद नहीं है। तो ये ज़िंदगी भर नहीं याद रखना है, जब तक आपको एग्ज़ाम में अपीयर करना है तब तक याद रखना है। तो मैं आपको एक ऐसे फ़नी सा जिंगल बना देता हूँ, कहता है कि बी से बी, हिंदी वाला बी लिख दो, बी थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, इसके लिए मैं तो ऐसे याद रखता हूं भाई, देखो बेरिलियम के लिए बी, बीन, बिन, यानी बी से बेरिलियम और इन ना से आईएन, बिन। और एयू क्या होता है, गोल्ड, और ये क्या होता है,
प्लैटिनम, ये दोनों प्लैटिनम, ये दोनों कॉस्टली मेटल हैं। बिन गोल्ड प्लैटिनम और यू से यूरेनियम, उसे नहीं पाओगे। किसे नहीं पाओगे अब अपने मन में सोच लो, जिसे पाना चाहते हो। तो सीधे सीधे आप याद रखिए इसे कि बिन गोल्ड प्लैटिनम उसे नहीं पाओगे। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, बिन यानी कि बेरिलियम, बिन उसमें ना भी आ रहा है यानी बिन इन आ रहा है, नहीं है तो बेरिलियम इंडियम, उसे नहीं पाओगे। या बिन गोल्ड प्लैटिनम, बिन मतलब बेरिलियम, बिन में इन आया तो इंडियम, गोल्ड प्लैटिनम तो गोल्ड प्लैटिनम हो गया AuPT, उसे नहीं पाओगे यानी यूरेनियम। तो ये वो एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक मासेस को हमारे सरकार मेंडलीव जी ने करेक्ट किया। अब बच्चों इसका ड्रॉबैक ही इसकी ताकत है, सबसे अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा इसका ड्रॉबैक। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है बच्चों वो क्या है, वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है इसका वो है पोजीशन, ये ओ है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज कंट्रोवर्शियल, इज कंट्रोवर्शियल। सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज कंट्रोवर्शियल। जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी ना बच्चों वो कंट्रोवर्शियल थी। कैसे, जरा देखिए। जैसे मान लीजिए कार्बन एक एलिमेंट है, अब इन्होंने इसको क्लासिफाई किया है किस बिहाफ पर, एटॉमिक मास के बिहाफ पर। तो कार्बन के 3 आइसोटोप पाए गए नेचर में, कार्बन 12 भी होता, कार्बन 13 भी होता, कार्बन 14 भी होता, और ये रेडियो एक्टिव है। अभी इस पर खोज चल रही है कि कुछ ऐसी बैटरी बनने वाली हैं जो कार्बन 14 से चलेंगी, हजारों साल तक डिस्चार्ज ही नहीं होंगी। प्यारे बच्चों जरा बात को समझना। अब उसके क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, एटॉमिक मास। एक एलिमेंट का, जैसे रंजीत सर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, तो इनका एक समय पे एक ही पोजीशन होगा ना अपने क्लासरूम में। हाँ, अलग अलग जगहों पर मान लीजिए इंटरनेट के थ्रू हम प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो अलग बात है, बट मेरा पोजीशन फिक्स है एक जगह पर। एक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन आना चाहिए, लेकिन आइसोटोप्स की खोज होते से ही कार्बन के 3 अलग अलग एटॉमिक मास आ गए। अगर कार्बन के 3 अलग अलग एटॉमिक मास आ गए तो एक ही कार्बन का 3 अलग अलग पोजीशन हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है। एक एलिमेंट की एक से ज्यादा पोजीशन होना उचित नहीं है। तो नहीं समझा पाया जब लोगों ने पूछा कि भाई मेंडलीव आप क्या बोल रहे हो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। आपने बोला है कि मैं अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूं। अब जरा देखो, यहां पर एटॉमिक मास एक ही एलिमेंट के 3 आ गए, तो कार्बन के आपके पीरियोडिक टेबल में 3 पोजीशन होने चाहिए, जो कि उचित नहीं है। तो मेंडलीव बेचारा फंस गया, इस बात का जवाब नहीं दे पाया। यानी कि किसी भी आइसोटोप के पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाया कि आइसोटोप के एक से ज्यादा पोजीशन आएंगे तो कैसे एडजस्ट करोगे उसको। तो मेंडलीव इस बात को नहीं जवाब दे पाया। तो आप याद रखिएगा, पहला क्या है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज कंट्रोवर्शियल। अब हम आगे चलेंगे, उसके दूसरे ड्रॉबैक को देखते हैं। उसने बोला था कि आई एम अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मीन्स कि उसने बोला कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic mass। ठीक है, लेकिन कुछ उसने एनामोलस पेयर क्रिएट कर लिए। जैसे देखो ये एरागोन और पोटेशियम है, पोटेशियम बाद में आता है, एरागोन पहले आता है, इसलिए पोटेशियम का एटॉमिक मास ज्यादा होना चाहिए था और एरागोन का कम, जबकि उल्टा होता है। ये Te और आयोडीन बाद में आता है और Te पहले आता है, तो आयोडीन का एटॉमिक मास ज्यादा होना चाहिए, Te का कम होना चाहिए, जबकि उल्टा था, T का ज्यादा और I का कम। थोरियम और ये Pa बाद में आता है, इसका एटॉमिक मास ज्यादा होना चाहिए था जबकि कम था। और कोबाल्ट निकिल के भी साथ सेम केस था। प्यारे बच्चों, उसने बोला कि जब मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूं, यानी कि बाद में आने वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले आने वाले, थोड़ा आज गला खराब है, मतलब तकलीफ भी है, बट मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। कहता है कि जो बाद में आते हैं उनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है और जो पहले आते हैं उनका एटॉमिक मास कम होता है। बट इन पेयर्स में वो पूरी बात गलत हो गई। इनको हम किस नाम से जानते हैं साइंस में? इनको हम एनामोलस
पेयर्स के नाम से जानते हैं और इनको याद रखना बड़ा कठिन काम है, इसलिए मैं आपको जिंगल दे देता हूं। आमिर खान, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पानी ठा, ठंडा, ठंडा पानी क्यों नहीं। ये एनामोलस पेयर है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्या बोला? आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पानी क्यों नहीं। अब आपको प्रैक्टिस करके जानना पड़ेगा आमिर पे क्या आता है, खान पे क्या आता है, तेरी पे क्या आता है, इच्छा पे क्या आता है, ठंडा पे क्या आता है, पानी पे क्या आता है, क्यों पे क्या आता है, नहीं पे क्या आता है। तो ये वो एनामोलस पेयर्स हैं जो जिनका खुद मेंडलीफ वायलेशन किया। उसने बोला कि बाद में आने वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, पहले आने वाले का कम होगा, और इनको उसने खुद ही उल्टा रख दिया कि बाद में आने वाले का कम हो गया और पहले आने वाले का ज्यादा हो गया। तो ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनामोलस पेयर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये आपको 100% मतलब याद रहना चाहिए। तीसरी जो इसकी कमी थी बच्चों, वो तो बड़ी जबरदस्त थी। देखो, जैसे उसने बोला कि मैं सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखूंगा, यानी कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि प्रॉपर्टी, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टी, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टी की केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेम ग्रुप एलिमेंट्स शुड बी सेम, शुड बी सेम। यानी एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। बस जरा देखो इसी का कैसे वायलेशन करता है। इस नियम इसको उसने खुद बोला और खुद ही इसका पालन न कर सका। यानी कि उसने क्या कर दिया, जरा समझाता हूं। जो फर्स्ट ग्रुप है बच्चों, वो दो सब ग्रुप में बांटा हुआ है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में आते हैं मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और फर्स्ट बी में आते हैं बच्चों पोटेशियम के Cu, Ag, Au। अब जरा गौर पूर्वक देखना, अगर हम इनकी बात करें तो ये सब एल्कली मेटल हैं, एल्कली मेटल। अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो सोडियम को पानी में फेंक दो तो आग लग जाता है, पोटेशियम को पानी में फेंक दो तो भी ब्लास्ट हो जाता है, सीजियम को तो बड़ा भयानक ब्लास्ट होता है। ये अपने बड़े साइज की वजह से, इनकी साइज क्या होती है, बड़ी, तो इनके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है, कम, किस पर, इनके इलेक्ट्रॉनों पर। इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा। और जरा पैरेलल में जरा देखो, ये Cu, Ag, Au हैं, इनकी साइज क्या होती है, छोटी, क्योंकि ये बिल्कुल राइट में लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में। साइज छोटी होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इनके इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, आउटर मोस्ट के, बहुत ज़्यादा, और इनकी रिएक्टिविटी वास्तव में बहुत कम होती है। गोल्ड और सिल्वर की तो बहुत ही कम होती है, रिएक्टिविटी इनकी काफ़ी कम होती है। और बच्चों आपको अगर मालूम हो तो पुराने ज़मानों में बिफोर डेमोक्रेसी इनके सिक्के भी बनाए जाते थे। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाइनेज मेटल, क्वाइनेज मेटल भी बोला जाता है, इस नाम से भी जाने जाते हैं। अब जरा देखो, उसने बोला था कि मैं सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को रखूंगा, और कर क्या दिया, जरा देखो, बकलोली बना कर दिया कि नहीं कर दिया। उसने ये कर दिया कि सेम ग्रुप में अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी जरा देखो मोर रिएक्टिव है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लेस रिएक्टिव है। यानी कि उसने क्या गड़बड़ी की, अगर सीधे तौर पे उसकी कमी की बात की जाए तो उसने ही arranged different properties, he arranged element of different property, he arranged element of different property in सेम ग्रुप। ये बहुत बड़ी कमी हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। आगे चलेंगे बच्चों, अभी इसकी और भी कमियां हैं। इसका भी उल्टा किया उसने, जरा देखो, उसने बोला कि भाई सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को अलग अलग रखूंगा, सॉरी सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखूंगा, बट इसका उल्टा कर दिया उसने।
सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में रख दिया, मीन्स ही अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट ग्रुप। ये भी समझिए जरा, देखिए बहुत ही आसान है इसको समझना, मैं यहीं से दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल से ही। देखिए ये देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लैटिनम है, जरा देखिए प्लैटिनम इनर्ट मेटल होता है, और यहाँ जरा देखिए गोल्ड, ये भी इनर्ट मेटल होता है। तो प्लैटिनम और गोल्ड को तो एक साथ रखना था, जबकि उसने इनको क्या कर दिया, अलग अलग रख दिया। तो यानी कि इसका जवाब हो जाएगा कि उसने क्या किया, उसने प्लैटिनम को तो रखा ग्रुप नंबर 8 में और गोल्ड को रख दिया ग्रुप नंबर 1 में। अब जरा बताओ, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 8 में रख दिया, प्लैटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टी एक जैसी है तो इनको एक साथ रखना था, लेकिन उसने इनको अलग अलग रख दिया। यानी कि जरा देखो, उसने बोला कि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखूंगा, इसने इसका वॉल्यूशन कैसे किया, अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट को सेम ग्रुप में रख दिया। और इसी बात का वॉल्यूशन उसने ऐसे किया कि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में रख दिया। यहां जरा देखो, सेम प्रॉपर्टी को अलग अलग रख दिया, और यहां जरा देखो अलग अलग प्रॉपर्टी वाले को सेम ग्रुप में रख दिया। तो ये उसकी एक बड़ी समस्या बन करके बाहर आई बच्चों, जो कि मेंडली पीरियोडिक टेबल की विशाल कमियों में से एक है, और इनको ध्यान रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बच्चों जरा देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके थ्रू जो हमने अभी तक पढ़ा उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। जैसे कहता है पहले क्वेश्चन में कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नन ऑफ दीज, हाँ तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पे वो बेस्ड था, तो बी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में क्या कहता है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स सिस्टमैटिकली वाज मेड बाय, पहला अटेम्प्ट किसने किया, तो सबसे जो पहला अटेम्प्ट अगर बोला जाए इन सभी लोगों में से तो डोबराइनर ने किया। आगे चलते हैं बच्चों और बात करेंगे किसकी, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट x इज 39 एंड दैट ऑफ एलिमेंट z इज 132, एटॉमिक वेट ऑफ दियर इंटरमीडिएट एलिमेंट y एज पर डोबराइनर ट्राइड। तो डोबराइनर ट्राइड से y का क्या हो जाएगा, इन दोनों के एवरेज के बराबर हो जाएगा, अपॉन 2, तो 9 2 11 और 3 3 6, 1 7 और 1 2, 2 8 16, 1 17 और 2 5 85.5 के आसपास आ जाएगा, या 88 होगा, एक सेकेंड, 39 था और कितना था 132, तो 9 2 11 और 3 3 6, 1 7 और 1, हाँ तो 2 8 16, 1 17 और यहाँ पे आ जाएगा 11 2, ये गलती से मुझे, हाँ नहीं ये है, सॉरी ये एक ऑप्शन है, तो 85.5 के आसपास आ जाएगा। वही सिंपल बात कि सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट वाले के एवरेज के बराबर होता है। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है, अब इनमें आपने अगर मेरी ट्रिक्स को फॉलो किया तो देखो कैसे आप इनके तोते उड़ा दोगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोबराइनर ट्राइड, इनमें कौन डोबराइनर ट्राइड नहीं है। तो मैंने तुम्हें डोबराइनर ट्राइड पहचानने का क्या तरीका दिखाया था, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास, नहीं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। जरा देखिए इनमें क्या डिफरेंस चलेगा, इनमें चलेगा 8,8, तो क्योंकि इनके सक्सेसिव एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है, दैट्स व्हाई दे आर डोबराइनर ट्राइड। इसमें क्या चलेगा देखो, बेटा मांगे, इसमें क्या चलेगा 8, और इसमें क्या हो जाएगा जरा देखो ध्यान से, 8 के बाद 18 हो जाएगा, क्योंकि देखिए बेटा मांगे कन्या सुंदर, तो इसमें क्या चलता है 8, 18 हो जाता है ना, बिल्कुल। तो जरा देखें तो 8, 18 हो गया, तो ये डोबराइनर ट्राइड नहीं है, आंसर तो ये आ ही गया। इधर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, इसमें क्या चलता है 8, 18 ठीक है, 8, 18, ये आगे चलो, अगर आयोडीन आ जाओगे तो 18, तो जरा देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका डिफरेंस है एटॉमिक नंबर में, 18 और 18, तो दैट्स व्हाई दे आर डोबराइनर ट्राइड। इधर जरा देखिए OS सीमा 13, 8, 18, तो SACTE ये भी डोबराइनर ट्राइड है। तो which of the following option is not डोबराइनर ट्राइड is the second one। अगर हमसे इसमें पूछता है the law of triad is applicable to, देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक पीरियड के हैं, तो एक पीरियड में ट्राइड का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये एक पीरियड के तो नहीं है, बट ये डोबराइनर ट्राइड का एप्लीकेशन इस पे नहीं होगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम
इस पे हो सकता है, लेकिन जरा देखिए ह ली ना करे रब, तो देखिए 2,8,2,8,8,18, तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सोडियम पोटेशियम में तो 8 का डिफरेंस है, लेकिन पोटेशियम रुबिडियम में 18 का डिफरेंस है। सोडियम यानी ये भी आंसर नहीं है। ClBr, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, दिस इज द आंसर। आगे कहता है द ट्रायड, क्या कहता है, द लॉ ऑफ ट्रायड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, किस पे ट्रायड का रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इसके सामने आप पहले भी लिखिए बेटा मांगे, तो इसमें क्या चलेगा, देखो 8, फिर यहाँ क्या चलेगा 8 के बाद 8, फिर यहाँ क्या चलेगा 18, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, हाँ 18, तो देखो इन दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है, दैट्स व्हाई इट इज डोब्राना ट्रायड। इधर देखिए OSSE, तो इधर देखो अगर O मैं बना दूं तो 8, 18, 18, इनमें जरा देखो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो डोब्राना ट्रायड। यहाँ जरा देखिए सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, इसमें क्या चलेगा, सोडियम पोटेशियम में चलता है 8, और इससे पहले क्या आ जाता है हाइड्रोजन, और फिर क्या होता है लिथियम, तो 2, 8, 8, 18, इसमें नहीं है, देखो इसमें 8 का डिफरेंस है, बट इसमें 18 का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ डोब्राना ट्रायड। यहाँ 18 का है, दैट्स व्हाई इट इज अ डोब्राना ट्रायड। यानी कि अगर आप वो किताब की घिसी पिटी बातों से अप्रोच करेंगे तो इन क्वेश्चनों को नहीं बना पाएंगे। जो मैंने आपको सिखाया इस लेक्चर में डोब्राना ट्रायड के बारे में, वो बहुत ज़बरदस्त बात है, उससे अप्रोच करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, थोड़ी तबीयत नासाज है, इसमें मैंने आज कुछ एफर्ट लगाया, हो सकता है एनर्जी की थोड़ी कमी दिखी हो, आज थोड़ी हालत ठीक नहीं है तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ कि आपके किसी काम आएगा और आप अपने भविष्य को बेहतर कर पाएंगे, और अगर आपके ये किसी काम आया हो और आपको इसमें कुछ मेहनत नज़र आई हो तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।